हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल EDU 360% में। चलिए दोस्तों, तो आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड, जो कि 5th सेमेस्टर का एक बुक है। उसका चैप्टर फर्स्ट जो कि है 3 फेज इंडक्शन मोटर का वीडियो नंबर 7। यदि आप इस डायरेक्ट वीडियो नंबर 7 को देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको क्लियरली 3 फेज इंडक्शन मोटर को समझने के लिए आप वीडियो नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए। ये वीडियो की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, सर्च कीजिए या EDU 360% चैनल ओपन कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए। इसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप वीडियो नंबर 1 से कंटिन्यू देखना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो से आप स्टार्टिंग से लेकर अंत तक इस वीडियो से क्या सीख के जाएंगे वापस, वो हम क्वेश्चन के थ्रू या टॉपिक के थ्रू लाए हुए हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन सीख के जाएंगे, स्लिप मेजरमेंट का विधियाँ या मेथड ऑफ स्लिप मेजरमेंट, यानी स्लिप को किस किस मेथड के द्वारा मेजर किया जा सकता है वो पढ़ेंगे। और चूंकि दोस्तों हो सकता है कि हिंदी में मात्रा गलत हो तो आप खुद से सुधार लीजिएगा। और ये होता है, 2 मेथड होती हैं, एक टेकोमीटर और एक बाय यूजिंग गैल्वेनोमीटर। तो इन दोनों के बारे में, टेकोमीटर और बाय यूजिंग गैल्वेनोमीटर के बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे। और फिर एक क्वेश्चन आएगा कि यदि इंडक्शन मोटर का रोटर ब्लॉक हो जाए, यानी इंडक्शन मोटर के रोटर को क्या किए हैं, इतना लोड दे दिए हैं कि रुक जाए और उस पर लोड बढ़ा दिया जाए, और उस पर लोड क्या हुआ, बढ़ा दिया जाए, तो मोटर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या स्टेटर पर या रोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके आगे जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे होंगे ये होगा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की टेस्टिंग। 3 फेज इंडक्शन मोटर की टेस्टिंग हम लोग देख रहे होंगे, एक नो लोड पे और एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट पे। तो ये भी दोनों अलग अलग तरीके से देख रहे होंगे। और एक देख रहे होंगे कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, क्या देख रहे होंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। और फिर देखेंगे दोस्तों कि ट्रांसफार्मर में साउंड क्यों आती है। ये चूँकि ट्रांसफार्मर की बात है तो इसमें हम यह देखेंगे कि ट्रांसफार्मर में साउंड, आवाज़ क्यों आती है और इस घटना को क्या कहते हैं। और इस तरह यह हमारी वीडियो ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, यदि इस वीडियो का PDF चाहिए आपको, तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वो कौन सा टेलीग्राम चैनल है, तो एक चैनल है EDU 360%, तो बेसिकली उसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस वाले चैनल का लिंक, 5th सेमेस्टर वाले चैनल का लिंक उसमें दिया गया है, उस आप वहाँ से 5th सेमेस्टर की लिंक से ओपन कर सकते हैं। या एक चैनल है EDU_इलेक्ट्रिकल 5th सेम, इसको सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा टेलीग्राम पे, इसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ से डाउनलोड कीजिए। और दोस्तों, बेसिकली हम इस टेलीग्राम चैनल का वीडियो जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो कृपया यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उन सब का भी हेल्प हो जाए और कंपटीशन को मेंटेन किए रहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, तो पहला टॉपिक है मेथड ऑफ स्लिप मेजरमेंट। मेथड ऑफ स्लिप मेजरमेंट, स्लिप मेजरमेंट के कितने मेथड हैं, तो स्लिप मेजरमेंट की मुख्य रूप से 2 मेथड हैं। स्लिप मेजरमेंट की मुख्य रूप से कितने मेथड हैं, 2 मेथड है। पहला टेकोमीटर मेथड और दूसरा होता है गैल्वेनोमीटर मेथड। तो गैल्वेनोमीटर मेथड से, एक हम टेकोमीटर से भी मेजर कर सकते हैं, दूसरा गैल्वेनोमीटर से भी मेजर कर सकते हैं। आप जब 3rd सेमेस्टर में होंगे तो आपके 3rd सेमेस्टर में एक बुक लगी होगी EIM, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट, उसमें आप टेकोमीटर को पढ़े होंगे। तो आई होप कि उसको आप पढ़ के आए होंगे, तो ये आपको क्लियरली समझ में आएगी। देखिए, टेकोमीटर मेथड क्या होता है कि हम जानते हैं कि स्लिप इजकल टू स्टेटर की स्पीड माइनस रोटर की स्पीड। स्टेटर की स्पीड माइनस रोटर की स्पीड बराबर स्लिप होता है। तो यहाँ से आप स्लिप का फॉर्मूला होता है S इजकल टू NS माइनस NR। तो देखिए, अगर किसी मेथड द्वारा हम NS तथा NR का वैल्यू फाइंड कर ले तो इन दोनों की हेल्प से हम इजीली स्लिप का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी कि हम लोगों के पास कोई मेथड हो जिस मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्टेटर की स्पीड या रोटर की स्पीड दोनों को फाइंड कर लेते हैं, तो उनके डिफरेंस से हम क्या करेंगे कि स्लिप को फाइंड कर सकते हैं। अतः सप्लाई फ्रीक्वेंसी F तथा स्टेटर के नंबर ऑफ पोल P की हेल्प से NS फाइंड कर लेते हैं।
जब हम आपको ये जब 3 फेज इंडक्शन मोटर की वीडियो स्टार्ट करेंगे तो पहले वीडियो में आएगा सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड में एक फॉर्मूला आएगा NS = 120 F/P। यहाँ पे सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है या P स्टेटर में पोल की संख्या है। तो यहाँ से यदि हमें सप्लाई फ्रीक्वेंसी F का वैल्यू मालूम हो और स्टेटर में नंबर ऑफ पोल के मालूम हो तो उसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, NS को फाइंड कर सकते हैं और टेकोमीटर या स्पीडोमीटर की हेल्प से रोटर का स्पीड फाइंड कर सकते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट आता है टेकोमीटर या स्पीडोमीटर, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि रोटर की स्पीड फाइंड कर सकते हैं। इस प्रकार हमें स्टेटर और रोटर दोनों की स्पीड फाइंड होगी, अतः इन दोनों के डिफरेंस के रिजल्टिंग स्लिप का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और इन दोनों के डिफरेंस के फलस्वरूप हम क्या कर सकते हैं, स्लिप का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, तो दूसरा आता है पॉइंट, दूसरा हेडिंग आता है कि बाय यूजिंग गैल्वेनोमीटर मेथड, बाय यूजिंग गैल्वेनोमीटर मेथड। तो देखिए, वी नो दैट स्लिप S इज FR/Fs। हम यह जानते हैं कि स्लिप F = FR/Fs होता है, चूँकि हम यह जानते हैं कि स्टेटर में इंड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्लिप इंटू रोटर में इंड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्लिप इंटू स्टेटर में इंड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। हम पिछले वीडियो में आपके वीडियो के सीरीज को स्टार्ट से हम इसलिए कह रहे हैं कि पढ़ते आइए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी फॉर्मूले हैं वो आपको क्लियरली समझ में आए। तो यहाँ से हमें स्लिप का वैल्यू निकाले हैं, तो स्लिप = FR/Fs, यानी कि रोटर की फ्रीक्वेंसी बाई स्टेटर की फ्रीक्वेंसी। अगर किसी मेथड द्वारा FR तथा FS का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी कि कोई तरीका हो जिसके द्वारा हम रोटर की फ्रीक्वेंसी या स्टेटर की फ्रीक्वेंसी दोनों के वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, तो इन दोनों के रेशियो के द्वारा, तो इन दोनों के किसके द्वारा, रेशियो के द्वारा हम इजीली स्लिप का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इन दोनों के रेशियो के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, स्लिप का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा कब कैसे करते हैं, तो देखिए दोस्तों, FS का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इंडक्शन मोटर के स्टेटर को जितना हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सप्लाई दिए हैं उसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। अतः जो हम स्टेटर को सप्लाई दिए हैं, स्टेटर को सप्लाई, उस सप्लाई में कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है ये हम आसानी से क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। जैसे माना इंडक्शन मोटर के स्टेटर को 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई दी गई है। मान लीजिए कि कोई 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसके स्टेटर को 440 वोल्ट और 50 हर्ट्ज यानी 50 हर्ट्ज की AC सप्लाई दी गई है। यही 50 हर्ट्ज FS का वैल्यू होगा। तो यही जो 50 हर्ट्ज होगा वो स्टेटर की फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है। इसके पश्चात FR का वैल्यू फाइंड करने के लिए और इसके बाद हम क्या करते हैं, रोटर की फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए रोटर सर्किट के साथ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं। रोटर सर्किट के साथ क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं और जब रोटर से लो करंट पास होती है और जो रोटर से क्या होती है, कम करंट पास होती है, तो उस करंट के इफेक्ट से गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर एक बार दाईं ओर मैक्सिमम, पुनः जीरो और एक बार बाईं ओर मैक्सिमम पुनः जीरो पर आकर अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है। कंप्लीट करता है। देखिए जैसे कि इसमें लो करंट फ्लो होती है, तो ये चूँकि गैल्वेनोमीटर है ये यहाँ पे जीरो पे रहता है, तो एक बार क्या होता है, दाईं ओर मैक्सिमम पोजीशन पे जाता है, फिर जीरो आता है, फिर एक बार बाईं पर मैक्सिमम पोजीशन पे जाता है, फिर जीरो आता है। तो इसको हम क्या करते हैं, किसी मेथड द्वारा इस टाइम पीरियड को, जो कि एक कंप्लीट साइकिल बना रहा है, इस टाइम पीरियड को किसी मशीन के द्वारा या किसी वॉच के द्वारा काउंट कर लेते हैं। तो पर आकर एक साइकिल कंप्लीट करने में लगने वाला इसी समय को स्टॉपवॉच की हेल्प से फाइंड कर लेते हैं और जितने समय में यह एक कंप्लीट साइकिल प्रोड्यूस कर रहा है उसको स्टॉपवॉच के द्वारा हम फाइंड कर लेते हैं। और हम जानते हैं कि FR = 1/T होता है और हम यह जानते हैं कि FR यानी रोटर की फ्रीक्वेंसी = 1/टाइम पीरियड होता है। इसी से हम FR का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इसी से हम क्या करेंगे कि रोटर की फ्रीक्वेंसी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और अंत में FR रोटर की फ्रीक्वेंसी तथा स्टेटर के फ्रीक्वेंसी के रेशियो से स्लिप का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए सर्किट डायग्राम दोस्तों, ये हमारा स्टेटर है, तो स्टेटर को हम सप्लाई दिए हैं। देखिए
हम स्टेटर को क्या किए हैं, सप्लाई दिए हैं। तो इस सप्लाई की कितनी फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को हम इजीली क्या करते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी को इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि 440 वोल्ट की अगर हम सप्लाई दी हो 50 हर्ट्ज़ की, तो हमारी स्टेटर की फ्रीक्वेंसी यानी एफएस जो होगी वो 440 वोल्ट हो जाएगी दोस्तों, और सॉरी 50 हर्ट्ज़ हो जाएगी 440 वोल्ट की। और इस रोटर की फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए इसके सर्किट में एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, और यह गैल्वेनोमीटर एक का साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लेता है उस टाइम को हम 1 टाइम पीरियड कर देते हैं, तो उससे हमारी रोटर की फ्रीक्वेंसी फाइंड हो जाती है। और स्टेटर की फ्रीक्वेंसी और रोटर की फ्रीक्वेंसी और स्टेटर के फ्रीक्वेंसी के रेशियो से हम स्लिप का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए दोस्तों, यदि इंडक्शन मोटर का रोटर ब्लॉक हो जाए और उस पर लोड बढ़ा दिया जाए, यानी कि इंडक्शन मोटर का रोटर ब्लॉक हो गया है और उस पर हम लोड क्या किए हैं कि बढ़ा दिए हैं, तब मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि मोटर पर क्या हमारा प्रभाव पड़ेगा और स्टेटर और रोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम देखेंगे। देखिए, यदि रोटर ब्लॉक है और उस पर लोड बढ़ाया जाए तो इंडक्शन मोटर जल जाएगा। रोटर ब्लॉक है यानी खुद घूम नहीं रहा है और फिर उस पर और लोड बढ़ाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हमारा मोटर जल जाएगा। लेकिन रोटर के जलने से पहले स्टेटर जल जाएगा, लेकिन रोटर के जलने से पहले हमारा क्या होगा, स्टेटर जल जाएगा। रोटर के जलने से पहले हमारा स्टेटर क्यों जल जाएगा, तो देखिए क्योंकि स्टेटर में फ्लो होने वाली करंट का वैल्यू रोटर में फ्लो होने वाली करंट के वैल्यू से ज़्यादा होगी। यानी कि जो करंट स्टेटर में फ्लो होती है, यानी कि जो ईएमएफ स्टेटर में बनता है उस ईएमएफ के द्वारा करंट स्टेटर में फ्लो होती है, और इस ईएमएफ का इफेक्ट जब रोटर पे पड़ता है तो इस ईएमएफ का प्रभाव से रोटर में मतलब कि ईएमएफ बनता है और इसमें की करंट रोटर में फ्लो होगी। तो क्या होगी कि रोटर में फ्लो होने वाली करंट क्या होती है, कम होती है, और स्टेटर में फ्लो होने वाली करंट ज़्यादा होती है। उस केस में क्या होगा कि रोटर में के जलने से पहले ही हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटर जल जाएगा। क्या जल जाएगा, स्टेटर जल जाएगा। देखिए कैसे, हम जानते हैं कि स्टेटर में दो करंट फ्लो होती है, एक नो लोड करंट होती है I0, एगो I2 डैश यानी कि रिफर्ड करंट, यानी I1 जो करंट होती है वो हम जानते हैं I2 डैश करंट के बराबर होती है। यानी कि जब रोटर की करंट रिफर होकर स्टेटर के करंट के साइड आती है तो I1 = I2 डैश हो जाता है। हम पीछे देख चुके हैं पीछे वाली वीडियो में। इस प्रकार इसके पास हमारे स्टेटर के पास दो करंट हो जाती है, एक नो लोड करंट और एक I2 डैश करंट। ये दो करंट स्टेटर में फ्लो होती है, जबकि रोटर में केवल I2 करंट ही फ्लो होती है। तो इन दोनों का जो I2 डैश है प्लस I0 है करंट, यानी नो लोड करंट है, इन दोनों का सम जो होता है वो I2 से अधिक हो जाएगा। और इस पश्चात क्या होगा कि हमारा स्टेटर पहले ही अधिक करंट फ्लो होगा तो बर्नआउट हो जाएगा और रोटर जलने से बच जाएगा। तो देखिए अगला जो टॉपिक है कि टेस्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर की टेस्टिंग क्यों करते हैं, तो देखिए कितने प्रकार की टेस्टिंग होती है, तो 2 प्रकार की टेस्टिंग होती है, एक नो लोड टेस्ट और एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट। एक नो लोड टेस्ट और एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो देखिए नो लोड टेस्ट हम लोग करते हैं वो किस लिए करते हैं, तो नो लोड टेस्ट जो हम करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर पे, वो हम नो लोड पे क्या कौन कौन सी लॉस होती हैं मोटर में वो करने के लिए करते हैं। तो नो लोड की टेस्ट जब हम 3 फेज इंडक्शन मोटर पे करते हैं तो नो लोड लॉस कौन कौन सी होती है, तो एक होता है इसमें रेटेड कोर लॉस, एक रेटेड कोर लॉस होता है, एक रेटेड स्टेटर कॉपर लॉस होता है। चूंकि स्टेटर में भी कॉपर की बनी हुई वाइंडिंग है, में करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें भी I2R के द्वारा जो लॉस हो रहा है तो उसको कहते हैं रेटेड स्टेटर कॉपर लॉस, रेटेड स्टेटर कॉपर लॉस। और इसके में चूंकि रोटर और स्टेटर में एयर फिल हुई है तो इसमें विंडेज और फ्रिक्शन लॉस भी होता है दोस्तों। तो देखिए चूंकि इसमें लगाया क्या गया है, यहाँ पे RYB 3 फेज की मोटर है तो 3 फेज दिए हैं, तो यहाँ पे 2 वोल्ट मीटर लगाए गए हैं वोल्टेज को मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए 2 वोल्ट मीटर लगाए गए हैं। और पर फेज की करंट को मेजर करने के लिए 3 एमीटर लगाए गए हैं। पर फेज में फ्लो होने वाली करंट को मेजर करने के लिए दोस्तों 3 एमीटर लगाए गए हैं और 2 वाट मीटर लगाए गए हैं। और इस वाट मीटर का इंस्ट्रक्शन एक CC और एक PC कॉइल है, यानी कि करंट कॉइल और एक प्रेशर कॉइल है। इस पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारी 3rd सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल EIM जो है कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट में चूँकि ये आप पढ़ के आए होंगे, आई होप सो, मैं ऐसा मानता हूँ कि आप ये पढ़ के आए होंगे। तो बिना देर किए हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों कि इंडक्शन मोटर पर नो लोड टेस्ट
इंडक्शन मोटर पर नो लोड टेस्ट नो लोड लॉस के वैल्यू को फाइंड करने के लिए करते हैं। नो लोड लॉस के वैल्यू को फाइंड करने के लिए करते हैं। और नो लोड लॉस कितने होती हैं, तो नो लोड लॉस बराबर रेटेड कोर लॉस, रेटेड स्टेटर कॉपर लॉस, विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, नो लोड टेस्ट करते टाइम इंडक्शन मोटर के स्टेटर को रेटेड वोल्टेज तथा रेटेड फ्रीक्वेंसी की सप्लाई देते हैं। जब हम नो लोड टेस्ट करते हैं उस टाइम क्या करते हैं, इंडक्शन मोटर के स्टेटर को रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी की 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं और रोटर पर किसी भी प्रकार का लोड नहीं लगाते हैं। रोटर पर किसी भी प्रकार का हम लोड क्या करते हैं, नहीं लगाते हैं। इस प्रकार नो लोड टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं और इस प्रकार हम लोग क्या कर लेते हैं, नो लोड टेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए पीछे जो भी आपको पीछे दिखाया गया सर्किट, तो पीछे नो लोड टेस्ट का सर्किट डायग्राम की व्यवस्था दर्शाई गई है। आपको तुरंत पीछे नो लोड सर्किट डायग्राम का नो लोड टेस्ट के लिए सर्किट डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें 2 वोल्ट मीटर लगे हुए हैं, 3 एमीटर लगे हुए हैं और 2 वाट मीटर लगे हुए हैं। 2 वाट मीटर लगे हुए हैं। रेटेड वोल्टेज को मेजर करने का कार्य वोल्ट मीटर, नो लोड करंट को मेजर करने का कार्य एमीटर और नो लोड लॉस को मेजर करने का कार्य वाट मीटर करता है। देखिए रेटेड वोल्टेज को मेजर करने का कार्य वोल्ट मीटर कर रहा है, नो लोड करंट को मेजर करने का कार्य एमीटर कर रहा है और नो लोड लॉस को मेजर करने का कार्य वाट मीटर कर रहा है। और ये दोनों वाट मीटर लो पावर फैक्टर वाट मीटर होता है। ये दोनों वाट मीटर कैसा होता है, तो लो पावर फैक्टर वाट मीटर होता है। और देखिए दोस्तों, हम इसमें देख रहे हैं कि जो नो लोड होता है, नो लोड करंट, वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक वाटफुल कंपोनेंट और एक वाटलेस कंपोनेंट। तो वाटफुल कंपोनेंट को IW से और वाटलेस कंपोनेंट को IMU से रिप्रेजेंट करते हैं। वाटफुल कंपोनेंट जो होता है वो क्या कराता है, तो हमारा वाटफुल कंपोनेंट जो होता है वो हमारा कोर लॉस कराने का जिम्मेदार होता है, जबकि वाटलेस कंपोनेंट हमारा या मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, ये हमारी फ्लक्स बनाने में मदद करता है। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि P3 फेज इक्वल टू √VI cos phi नॉट। P3 फेज की पावर जो होती है √3VI0 cos phi नॉट होती है। यहाँ से हमें cos phi नॉट का वैल्यू निकालेंगे तो P3 फेज बाई √3VI0, और यहाँ से हम हमारी I0 की जो वैल्यू होती है, नो लोड करेंट की वैल्यू जो हमारी होती है वो होती है IW का स्क्वायर प्लस IMU का स्क्वायर, यानी वाटफुल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाटलेस कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट में जब होता है तो ये नो लोड करंट की वैल्यू होती है। ये हम ट्रांसफार्मर में पढ़ चुके हैं। और देखिए इस सर्किट से क्या होती है, चूँकि यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया गया है तो वोल्टेज हर जगह समान होगा। जितना वोल्टेज यहाँ पे लगा हुआ है इतना वोल्टेज इस वाले पे होगा, इतना वोल्टेज इस वाले पे होगा। तो वोल्टेज हमारी क्या होती है, तो हम यहाँ RC, तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो RC इक्वल टू V बाई इसमें फ्लो होने वाली करंट IW। उसी तरह XM जो होता है, XM इक्वल टू V बाई इसमें फ्लो होने वाली करंट IMU। इस तरह से दोस्तों हम निकाल देंगे। अब देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट करके हम कौन कौन सी लॉस को फाइंड करते हैं वो हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर, यानी इंडक्शन मोटर पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लगा हुआ है 3 फेज की ऑटो ट्रांसफार्मर, 3 फेज की ऑटो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। और यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, 2 वोल्ट मीटर लगा हुआ है, 2 वोल्ट मीटर लगा हुआ है। 3 फेज की करंट को मेजर करने के लिए 3 क्या लगा हुआ है हमारा दोस्तों, तो 3 लगा हुआ है हमारा एमीटर जो तीनों फेज की करंट मेजर करेगी। और यहाँ पे 2 क्या लगा हुआ है, वाट मीटर W1 और W2, 2 वाट मीटर लगा हुआ है। और यहाँ पे इसकी सप्लाई दे दी है 3 फेज इंडक्शन मोटर को। तो देखिए दोस्तों, इसकी चूँकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट का जो कि हमारा वो है सर्किट डायग्राम वो आपको दिख रहा है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, इंडक्शन मोटर पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने का मेन मोटिव रेटेड कॉपर लॉस फाइंड करना है। इंडक्शन मोटर पर जो हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि रेटेड कॉपर लॉस को ज्ञात करना है। तो देखिए,
शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते समय इंडक्शन मोटर के स्टेटर को रेटेड वोल्टेज न दे करके केवल रेटेड वोल्टेज का 10 से 15% वोल्टेज ही देते हैं। अब देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट की वैल्यू फाइंड करने के लिए, यानी कि देखिए इस पे रेटेड वोल्टेज नहीं देते हैं। जैसे कि नो लोड टेस्ट फाइंड करने के लिए स्टेटर को रेटेड वोल्टेज देते थे, जबकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट फाइंड करने के लिए हम स्टेटर को क्या करेंगे, रेटेड वोल्टेज नहीं देंगे। तो कितना देंगे, रेटेड वोल्टेज का 10 से 15% वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज का 10 से 15% वोल्टेज। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि जब शॉर्ट सर्किट कहीं किया जाता है तो वहाँ करंट की वैल्यू खुद मैक्सिमम होती है, और उसमें हम रेटेड वोल्टेज भी लगा दें तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, वो बर्नआउट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बर्नआउट हो जाएगी। इसलिए हम उसको रेटेड वोल्टेज नहीं दे करके रेटेड वोल्टेज के 10 से 15% वोल्ट ही देते हैं और शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या करते हैं दोस्तों, परफॉर्म कर लेते हैं। रेटेड वोल्टेज लगा देने से रोटर सर्किट में इतनी अधिक करंट फ्लो होगी कि रोटर बर्नआउट हो जाएगा। रेटेड अगर हम लोग रेटेड वोल्टेज लगा देते हैं तो उसमें क्या होगा कि इतनी अधिक करंट फ्लो होगी रोटर के सर्किट में कि रोटर जल जाएगा। देखिए ऊपर के कनेक्शन जो थे, कि जस्ट अभी ऊपर आपके कनेक्शन दिखाए गए हैं सर्किट डायग्राम के ऊपर कनेक्शन में शॉर्ट सर्किट टेस्ट का कनेक्शन दिखाया गया है। ऊपर के कनेक्शन में क्या दिखाया गया है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट का कनेक्शन दिखाया गया है। और देखिए जिसमें एक 3 फेज का ऑटो ट्रांसफार्मर, जिसमें क्या था, एक 3 फेज का ऑटो ट्रांसफार्मर था, 2 वोल्ट मीटर, 3 एमीटर तथा 2 वाट मीटर लगे हुए थे, जो कि ऊपर हम आपको बताए हैं। रेटेड वोल्टेज का 10 से 15% वोल्टेज देने का कार्य ऑटो ट्रांसफार्मर करता है। और समझिए कि ऑटो ट्रांसफार्मर में इसलिए लगाए हैं कि रेटेड वोल्टेज का 10 से 15% वोल्टेज हम इसी के थ्रू देते हैं। इस वोल्टेज को रीड करने के लिए वोल्ट मीटर, और ये जो वोल्टेज देते हैं उसको पढ़ने के लिए या दिखाने के लिए वोल्ट मीटर लगा हुआ है। शॉर्ट सर्किट करंट को मेजर करने का वर्क एमीटर, और शॉर्ट सर्किट करंट को जो मेजर कर रहा है उसका काम एमीटर करता है, तथा रेटेड कॉपर लॉस को मेजर करने का कार्य वाट मीटर करता है। रेटेड कॉपर लॉस को मेजर करने का कार्य वाट मीटर करता है। और देखिए शॉर्ट सर्किट में प्रोड्यूस क्या होता है, पावर। शॉर्ट सर्किट में प्रोड्यूस पावर क्या होती है, √3 V ISC यानी शॉर्ट सर्किट की करंट, और cos phi यानी शॉर्ट सर्किट का पावर फैक्टर। जबकि उसमें पढ़ रहे थे नो लोड टेस्ट में, तो नो लोड की पावर निकालने के लिए √3 V नो लोड करंट और नो लोड की पावर फैक्टर कर रहे थे। जबकि शॉर्ट सर्किट का पावर निकालने के लिए ये क्या था कि शॉर्ट सर्किट का पावर इक्वल टू √3 V शॉर्ट सर्किट का करंट और cos यानी शॉर्ट सर्किट का पावर फैक्टर। यहाँ से हम शॉर्ट सर्किट का पावर फैक्टर निकालेंगे तो शॉर्ट सर्किट का पावर फैक्टर इक्वल टू शॉर्ट सर्किट पावर बटा √3 वोल्ट इंटू शॉर्ट सर्किट की करंट। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कुछ। देखिए दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो हम जानते हैं कि सिंक्रोनस मशीन क्या होती है। तो हम सिंक्रोनस मशीन वह होती है कि उस पर लोड लगाएं या लोड न लगाएं, उसका रोटर जो होता है वो स्टेटर के स्पीड के समान ही, स्टेटर के स्पीड के बराबर ही होता है। जबकि एसिंक्रोनस मोटर होता है वो हमेशा कैसा होता है, उसकी स्टेटर की स्पीड अधिक होती है और रोटर की स्पीड कम होनी चाहिए। स्टेटर की स्पीड अधिक और रोटर की स्पीड कम होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अतः इंडक्शन मोटर एक एसिंक्रोनस मोटर है। तो जो इंडक्शन मोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो कैसी मोटर है, एसिंक्रोनस मोटर है। क्यों एसिंक्रोनस मोटर है दोस्तों, तो देखिए इसलिए एसिंक्रोनस मोटर है क्योंकि इसमें हम हर बार देख रहे हैं कि इसमें रोटर की स्पीड क्या है, स्टेटर की स्पीड से अधिक है। यदि रोटर की स्पीड स्टेटर की स्पीड के बराबर होगी तो हमारी स्लिप 0 हो जाएगी। हमारी स्लिप कितनी हो जाएगी दोस्तों, 0 हो जाएगी और मोटर रोटेट नहीं करेगी। अतः इंडक्शन मोटर का शाफ्ट, देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि इंडक्शन मोटर का शाफ्ट माइल्ड स्टील या कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील या कार्बन स्टील का बना होता है तथा शाफ्ट स्टिफ होता है, तथा शाफ्ट स्टिफ होता है। ये यहाँ से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आर.के. राजपूत के बुक में आपको मिल जाएंगी। देखिए दोस्तों, एक और पूछ देता है कि स्टैंड स्टील टॉर्क तथा मैक्सिमम टॉर्क का रेशियो। स्टैंड स्टील टॉर्क तथा मैक्सिमम टॉर्क का रेशियो क्या होता है, तो हम स्टैंड स्टील टॉर्क का फॉर्मूला जानते हैं और पिछले वीडियो में बता चुके हैं, और उसी वीडियो में मैक्सिमम टॉर्क का भी फॉर्मूला बताए हुए थे। तो वहाँ से स्टैंड स्टील टॉर्क बटा मैक्सिमम टॉर्क कर देंगे, जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी स्टैंड स्टील टॉर्क तथा मैक्सिमम टॉर्क का रेशियो। अब देखिए दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का
कि ट्रांसफार्मर में साउंड क्यों आती है और इस घटना को क्या कहते हैं। तो देखिए, जो ट्रांसफार्मर में साउंड आती है उसे हुमिंग साउंड कहते हैं और इस इफेक्ट को मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहते हैं। और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं दोस्तों, तो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहते हैं। आगे देखिए, हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की कोर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी हाई सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनी होती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी हाई सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। और जब इस कोर की वाइंडिंग के द्वारा बनाए गए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, इस कोर की वाइंडिंग के द्वारा बनाए गए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो कोर की विड्थ घटती और बढ़ती है दोस्तों। तो कोर की विड्थ घटती और बढ़ती रहती है, जिससे एक साउंड प्रोड्यूस होती है और इससे क्या होती है, एक आवाज़ निकल के आती है जो कोर से होते हुए टैंक के को पार करती हुई बाहर को सुनाई देती है। जो कोर से होते हुए टैंक को पार करती हुई बाहर सुनाई देती है, इससे साउंड को हुमिंग नॉइज कहते हैं। इस साउंड को क्या कहते हैं, हुमिंग नॉइज कहते हैं। और तथा इस घटना को मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहते हैं दोस्तों, तथा इस घटना को मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।